हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। आज का सेशन है मॉक टेस्ट नंबर 13, ठीक है, जिसमें हम आरआरबी सीबीटी 2 एग्जाम में पूछे गए जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे और आप उन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। इसके साथ ही इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, ठीक है। और साथ ही इस जो मॉक टेस्ट है इसका प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप अन्य मॉक टेस्ट को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे जल की झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया? पहला ऑप्शन है आपका देवतात झील, दूसरा है पुष्कर झील, तीसरा है लोनार झील और चौथा है सांभर झील। तो ये है आपका सांभर झील यानी सांभर लेक, ठीक है। सांभर झील राजस्थान में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 190 से 230 वर्ग किलोमीटर है। इसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील माना जाता है। मानसून में इसकी गहराई लगभग 3 मीटर तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अपने अंगीकरण के समय सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूल रूप से डैश अनुच्छेद थे। एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द लॉन्गेस्ट विथ ओरिजिनली डैश आर्टिकल्स। पहला ऑप्शन है 395, दूसरा है 448, तीसरा है 444 और चौथा है 348। तो इसमें उस टाइम थे टोटल 395 आर्टिकल्स, ठीक है। संविधान जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ तब इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी, ठीक है। वर्तमान में इसमें संशोधन के बाद 448 अनुच्छेद हो गए हैं और कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? टोटल 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग किस सीमा तक होती है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमंस? पहला ऑप्शन है आपका 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, दूसरा है 10 हर्ट्ज से लेके 10,000 हर्ट्ज तक और तीसरा है 40 हर्ट्ज से लेकर 40,000 हर्ट्ज तक और चौथा है 30 हर्ट्ज से लेके 30,000 हर्ट्ज तक। तो ये होता है आपका 20,000 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। मनुष्य सामान्यतः 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनियां सुन सकता है। उम्र बढ़ने के साथ उच्च आवृत्तियों को सुनने की क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमान के डैश अनुपात में मौजूद होते हैं। इन अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द मास रेशियो ऑफ डैश। पहला ऑप्शन है 1:3, दूसरा है 11:6, तीसरा है 14:3 और चौथा है 9:6। ये प्रेजेंट होता है 14:3 के फॉर्म में, ठीक है। अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3, का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 14 आपका, और हाइड्रोजन का एक होता है जो कि इसमें 3 एटम्स हैं तो टोटल हो गया 3, ठीक है। तो ये कैसे बन गया? 14:3 के फॉर्म में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 14:3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से डैश वर्ष तक बनी रहती है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पंचायत कंटिन्यूज फॉर डैश ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। पहला है आपका 4 ईयर, दूसरा है 6 ईयर, तीसरा है 7 ईयर और चौथा है 5 ईयर। तो ये बना रहता है 5 साल, ठीक। विधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायत की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होती है। यदि किसी कारण से इसे पहले विघटित न की जाए तो यह अवधि पूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेकुंगमा घातोकीटो और चीरमु नृत्य शैली डैश से संबंधित है। रेचुंगमा घातोकीटो एंड चीरामू डांस स्टाइल बिलोंग टू डैश। पहला है आपका ऑप्शन सिक्किम, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और चौथा है गोवा। ये आपका संबंधित है सिक्किम राज्य से, ठीक है। ये नृत्य सिक्किम की लोक नृत्य शैलियां हैं जिन्हें विशेषकर त्योहारों और सामाजिक अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। इनसे वहाँ की संस्कृति और परंपरा झलकती है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उदारीकरण की सही परिभाषा कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ लिबरलाइजेशन? इसके लिए पहला ऑप्शन है आपका कृषि से उद्योग में बदलाव की प्रक्रिया, दूसरा है सरकारी कानूनों व प्रतिबंधों को बढ़ाने की नीति, तीसरा है बाजार में केवल एक विक्रेता का स्थिति और चौथा है आर्थिक विकास हेतु नियंत्रण प्रणालियों को हटाने की प्रक्रिया। तो ये है आपका फोर्थ ऑप्शन सही, ठीक है। आर्थिक विकास हेतु नियंत्रण प्रणालियों को हटाने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कंट्रोल सिस्टम टू प्रमोट ग्रोथ, ठीक है। भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण लागू किया गया था। इसका उद्देश्य विदेशी निवेश आकर्षित करना और अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्की कर्नाटक के डैश जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जहां 1915 में अशोक का शिलालेख मिला था। मस्की एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन कर्नाटक इज लोकेटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट वेयर अशोकाज इंस्क्रिप्शन वर फाउंड इन 1915। पहला ऑप्शन है आपका उडुपी, दूसरा है यादगिर, तीसरा है हसन और चौथा है रायचूर। ये पाया गया था रायचूर में, ठीक है। मस्की शिलालेख से पहली बार अशोक का वास्तविक नाम अशोक सामने आया। इससे इतिहासकारों को अशोक की पहचान और उसके शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अगला क्वेश्चन है लाहौर में बादशाही मस्जिद डैश द्वारा बनवाई गई थी। द बादशाही मॉस्क इन लाहौर वॉज बिल्ट बाई डैश। पहला ऑप्शन है शेर शाह सूरी, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है हुमायूं और चौथा है इल्तुतमिश। ये बनवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। बादशाही मस्जिद का निर्माण 1671 से 1673 ईस्वी के बीच औरंगजेब ने कराया। यह विश्व की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक थी और मुगल वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फर्म का कुल राजस्व वक्र फर्म के उत्पादन स्तर और डैश के बीच संबंध दर्शाता है। द टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ अ फर्म शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ आउटपुट एंड डैश। पहला ऑप्शन है आपका त्रैमासिक राजस्व, दूसरा है निवेश, तीसरा है कुल राजस्व और चौथा है अर्धवार्षिक राजस्व। आपका जो दर्शाता है ये आउटपुट और टोटल रेवेन्यू के बीच, ठीक है, यानी कुल राजस्व के बीच। कुल राजस्व वक्र से पता चलता है कि उत्पादन बढ़ने के साथ कुल आय कैसे बदलती है। यह अर्थशास्त्र में बाजार की मांग और मूल्य उत्पादन संबंध को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार के स्तर को बढ़ाने, गरीबी को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1979 तक की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी? Which five-year plan of India was prepared for the period 1974 to 1979 with the aim of raising employment levels, reducing poverty and achieving self-reliance? तो ये है आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरा है तृतीय पंचवर्षीय योजना और तीसरा है पंचम पंचवर्षीय योजना और चौथा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो ये था आपका पंचम पंचवर्षीय योजना यानी फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था ये 1974 से 1979 के बीच में था और इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ था और आत्मनिर्भरता था। इस योजना में राष्ट्रीय कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया गया जैसे रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय अधिकतम डैश पूर्णकालिक डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। एट एनी टाइम द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ डैश फुल टाइम डिप्टी गवर्नर्स। पहला आपका ऑप्शन है 4, दूसरा है 2, तीसरा है 5 और चौथा ऑप्शन है 3। तो ये हो सकते हैं एक समय में 4 डिप्टी गवर्नर, ठीक है। आरबीआई में एक गवर्नर और अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। प्रत्येक डिप्टी गवर्नर अलग अलग विभागों जैसे मौद्रिक नीति, वित्तीय स्थिरता और बैंकिंग संचालन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का एक निर्गत हिस्सा है? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया आर द एक्सटेंशन ऑफ विच सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज। पहला आपका ऑप्शन है कुनलुन सान, दूसरा है पूर्वी घाटी, तीसरा है अराकान योमा और चौथा है हिमालय। तो ये है अराकान योमा माउंटेन का, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का समुद्र के नीचे का विस्तार है जो म्यांमार से जुड़ा हुआ है। ये द्वीप दृष्टि से महत्वपूर्ण है और हिंद महासागर में भारत की सुरक्षा को बढ़ाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रोहतांग पास इज लोकेटेड इन विच फॉलोइंग स्टेट्स? पहला ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में मनाली के पास स्थित है। यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह दर्रा समुद्र तल से लगभग 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है यूनियन पैसिफिक रेलमार्ग का संचालन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में होता है? यूनियन पैसिफिक रेल रोड ऑपरेट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? पहला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, दूसरा है नॉर्थ अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ है एशिया। तो ये है नॉर्थ अमेरिका का। यूनियन पैसिफिक रेलमार्ग अमेरिका की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क में से एक है। यह 1862 में स्थापित हुआ और आज भी माल परिवहन का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एमएस एक्सेल वर्कशीट में छठी रो के 7वें कॉलम में सेल का एड्रेस क्या है? इन एन एमएस एक्सेल वर्कशीट व्हाट इज द सेल एड्रेस एट द 6th रो एंड 7th कॉलम? पहला ऑप्शन है F6, दूसरा है G7 और तीसरा है F7 और फोर्थ है G6। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है आपके 7वें कॉलम और छठे रो की। ठीक है, रो को हमेशा जो डिनोट किया जाता है, ये डिनोट किया जाता है नंबरिंग के सिस्टम फॉर्म में, और जो कॉलम होता है ये अल्फ़ाबेट के फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो जो 7th पे आता है ये आपका आएगा जी को 7th नंबर पर आता है और इधर से बोला गया है 6 नंबर पे रो, यानी आपका हो जाएगा G6 सही जवाब इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत? पहला ऑप्शन है 243G, दूसरा है 243F, तीसरा है 243E और फोर्थ है 243H। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 243G। अनुच्छेद 243G के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायतों को शक्तियां और अधिकार सौंप सकता है ताकि वे आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से जुड़े विषयों पर काम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? विच मौर्यन एम्परर लेड अ मिलिट्री कैंपेन अराउंड 260 BCE टू कनक्योर कलिंगा? पहला ऑप्शन है आपका बृहद्रथ, दूसरा है अशोक, तीसरा है बिंदुसार और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये लीड किया गया था अशोक के द्वारा। ठीक है, अशोक द्वारा लड़ा गया कलिंग युद्ध अत्यंत विनाशकारी था जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म नीति का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो डैश के बाद भारत के क्षेत्र से पाकिस्तान में चला गया है उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनी पर्सन हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान आफ्टर डैश विल नॉट बी कंसिडर्ड अ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके लिए आपका ऑप्शन है 1 मार्च 1947, सेकंड है 18 अगस्त 1947, थर्ड है 19 जुलाई 1947 और फोर्थ है 1 अप्रैल 1947। ठीक है, तो ये है आपका सही जवाब 1 मार्च 1947। अनुच्छेद 7 के तहत जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना गया। यह प्रावधान विभाजन के समय जनसंख्या के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन है कौन सा गुणक सिद्धांत कहता है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही अधिक समृद्ध होगी? विच मल्टीप्लायर थ्योरी स्टेट दैट मोर द गवर्नमेंट स्पेंड्स द मोर प्रॉस्पेरस द इकोनॉमी विल बिकम? पहला ऑप्शन है आपका आय गुणक, दूसरा है राजकोषीय गुणक, तीसरा है कोनेशियन गुणक और चौथा है निवेश गुणक। तो ये आपका सही जवाब है कोनेशियन गुणक। ठीक है, यानी कोनेशियन मल्टीप्लायर। कोनेशियन गुणक का सिद्धांत जॉन मेनार्ड किन्स ने दिया था। इसके अनुसार सरकारी व्यय से मांग और उत्पादन में कई गुना वृद्धि होती है जिससे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बायोम अपने शंकुधारी वनों के लिए जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम्स इज नोन फॉर इट्स कॉनिफेरस फॉरेस्ट? पहला ऑप्शन है इसके लिए बोरियल वन, दूसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तीसरा है चपराल वन और फोर्थ है सवाना वन।
तो ये है आपका बोरियल 1, ठीक है। बोरियल 1 यानी ताइगा मुख्यतः उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ स्प्रूस, पाइन और फर जैसे शंकुधारी वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पहला ऑप्शन है आपका तमिल, दूसरा है राजस्थानी, तीसरा है पंजाबी और चौथा है बोडो। तो जो सही जवाब है आपका राजस्थानी, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा शामिल है। राजस्थानी भाषा को अभी इसमें मान्यता प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके पास केंद्र और राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय लेन-देन की लेखा परीक्षा करने का संवैधानिक अधिकार है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू ऑडिट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द यूनियन, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? पहला ऑप्शन है इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग, दूसरा है भारत के महान न्यायवादी, तीसरा है वित्त आयोग और चौथा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये है आपका सही जवाब, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। सीएजी भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षक है। यह संसद और राज्य विधानसभाओं को सरकार की आय व्यय का सही विवरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है बान गीत यानी वन प्राकृतिक गीत भी इसे कहा जाता है। मुख्य रूप से डैश का लोकगीत का एक रूप है, ठीक है। बॉन गीत इज मेनली अ फॉर्म ऑफ फोल्क सॉन्ग ऑफ डैश। पहला ऑप्शन है आपका मेघालय, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है मणिपुर और चौथा है असम। तो ये है आपका असम राज्य का, ठीक है। बान गीत असम की लोक संगीत परंपरा का हिस्सा है। यह गीत प्रायः प्राकृत, जंगल और ग्रामीण जीवन से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मसाई लोग निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं? द मसाई पीपल आर इंडिजीनियस टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट? पहला आपका ऑप्शन है यूरोप, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है दक्षिण अमेरिका और चौथा है अफ्रीका। तो ये है अफ्रीका के इंडिजीनियस लोग, ठीक है। मसाई लोग केन्या और तंजानिया के अर्ध घुमंतू पशुपालक समुदाय हैं। वे अपनी पारंपरिक पोशाक और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा इंडो यूरोपियन भाषाओं के परिवार से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ब्रांचेस डज नॉट बिलोंग टू द इंडो यूरोपियन फैमिली? पहला आपका भाषा है इटैलिक, दूसरा है केल्टिक, तीसरा है यूरोपीय और चौथा है फिनो उग्रिक। तो ये है आपका फिनो उग्रिक, ठीक है। फिनो उग्रिक भाषाएं यूरालिक भाषा परिवार से संबंधित है, जिनमें फिनिश, हैंगरियन और एस्टोनियन शामिल है। ये इंडो यूरोपीय परिवार का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? विकलांग श्रद्धा का दौर इज अ वर्क ऑफ विच फेमस राइटर? पहला आपका ऑप्शन है खुशवंत सिंह, दूसरा है हरिशंकर परसाई, तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा है आर के नारायण। तो ये है हरिशंकर परसाई की कृति, ठीक है। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रमुख व्यंग्यकार थे। विकलांग श्रद्धा का दौर में उन्होंने समाज की आस्थाओं और ढकोसलों पर तीखा व्यंग किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सभी पौधों में डैश को छोड़कर रेशेदार जड़ें होती हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स है फाइब्रस रूट्स एक्सेप्ट डैश। पहला आपका ऑप्शन है चुकंदर यानी बीट रूट, दूसरा है मक्का यानी मेज, तीसरा है चावल और चौथा है गेहूं। तो ये चुकंदर में नहीं होता है, ठीक है। चुकंदर में मुख्यतः नलिका यानी टैप रूट पाई जाती हैं, जबकि मक्का, चावल और गेहूं में रेशेदार जड़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में डैश द्वारा की गई थी। द हरिजन सेवक संघ वाज फाउंडेड इन 1932 बाय डैश फॉर द इरेडिक्शन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहला ऑप्शन है इसके लिए नरेंद्र देव, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है अरुणा आसफ अली और चौथा है महात्मा गांधी। तो ये आपका सही जवाब है महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य समाज में अस्पृश्यता की कुरीति को खत्म करना और दलितों को शिक्षा व सम्मान दिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी की रेडियो सेवा के हिस्से के रूप में आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? एज पार्ट ऑफ जर्मनीज रेडियो सर्विस द आजाद हिंद रेडियो
वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर? पहला ऑप्शन है 1942, दूसरा है 1940, तीसरा है 1939 और फोर्थ है 1938। ये शुरू किया गया था वर्ष 1942 में, ठीक है। आजाद हिंद रेडियो सेवा 1942 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा जर्मनी में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रचार करना और लोगों को प्रेरित करना था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज लीगल करेंसी? पहला आपका ऑप्शन है अल सल्वाडोर, दूसरा है अल्बानिया, तीसरा है जमाइका और चौथा है उज्बेकिस्तान। तो ये है आपका अल सल्वाडोर, ठीक है। अल सल्वाडोर ने 7 सितंबर 2021 को बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा घोषित किया। ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश है और ये किस कॉन्टिनेंट का देश है? नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध पंचायतों से है? विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू पंचायत? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 9 और चौथा है 9A। तो आपका जो सही जवाब है वो है भाग नंबर 9, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 9, इसमें अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित है। यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोगात्सु निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है? सोगात्सु इज द न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है जापान और चौथा है फ्रांस। तो ये है जापान का नए वर्ष का त्योहार। सोगात्सु जापान का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे नए साल की शुरुआत में जनवरी के पहले सप्ताह में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन ओपन इकोनॉमी? पहला ऑप्शन है इसके लिए विदेशी निवेश की आज़ादी, दूसरा है उद्योगों का लाइसेंसीकरण, तीसरा है बड़े पैमाने के उद्योगों पर प्रतिबंध और चौथा है प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये इसकी विशेषता नहीं है, बड़े पैमाने के उद्योगों पर प्रतिबंध यानी रिस्ट्रिक्शन ऑन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी में विदेशी व्यापार और निवेश पर कम नियंत्रण होता है। इसमें आयात निर्यात और पूंजी प्रवाह की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडनाइट चिल्ड्रन जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और भारत के विभाजन तक भारत के संक्रमण को चित्रित करता है, किसके द्वारा लिखा गया है? Midnight Children, which portray India's transition from British colonial rule to independence and partition, is written by Dash। पहला ऑप्शन है इसके लिए सलमान रुश्दी, दूसरा है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, तीसरा है अमिताभ घोष और चौथा है विक्रम सेठ। तो ये है सलमान रुश्दी का लिखा हुआ, ठीक है। सलमान रुश्दी का उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन वर्ष 1981 में प्रकाशित हुआ और इसे बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। यह भारत की आज़ादी और विभाजन के समय की घटनाओं पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में 5वें कॉलम की 10वीं पंक्ति में सेल का एड्रेस क्या होगा? इन एमएस एक्सेल वर्कशीट व्हाट इज द सेल एड्रेस एट द 10th रो ऑफ द 5th कॉलम? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 3rd शिफ्ट में और इससे पहले जो हमने किया वो पूछा गया था 2nd शिफ्ट में। ठीक है, इसके लिए आपका ऑप्शन है 5J, दूसरा है E10, तीसरा है J5 और चौथा है 10E। तो ये है आपका E10। ठीक है, एक्सेल में जो कॉलम होता है उसको ABCD से डिनोट किया जाता है और जो 5वां कॉलम है वो E हो गया इस तरह से, और जो पंक्ति होता है उसको नंबर सिस्टम में डिनोट किया जाता है और जो 10वां हो गया ये हो गया इसका नंबरिंग 10। तो आपका बन गया E10। ठीक है, कॉलम और रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपटल में भार के अनुसार ऑक्सीजन का लगभग प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट इन द अर्थ्स क्रस्ट? पहला आपका ऑप्शन है 46.6%, दूसरा है 19.6%, तीसरा है 16.6% और चौथा है 36.6%। ये है आपका 46.6%। ठीक है, पृथ्वी की भूपटल में ऑक्सीजन सबसे प्रचुर तत्व है, इसका प्रतिशत लगभग 46.6% है। इसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रीट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह अधिकारी या फिर हकदार नहीं होता है? विच रीट इज इशूड टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू? पहला आपका ऑप्शन है उत्प्रेषण, दूसरा है अधिकार परीक्षा, तीसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण और चौथा है निषेध आदेश। ठीक है, तो ये होता है आपका अधिकार परीक्षा। ठीक है, और टोटल जो आपके रीट्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5। ठीक है, क्यो वारंटो रीट का अर्थ है किस अधिकार से। यह रीट अदालत किसी व्यक्ति से पूछने के लिए जारी करती है कि वह किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर कार्य करता है। इसमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है इंडिया का, वो आर्टिकल 32 के जगह रीट जारी करता है, और जितने हाई कोर्ट्स होते हैं वो 226 के तहत रीट जारी करते हैं। और इन सारे के अलावा एक परमादेश होता है रीट। ठीक है, जो कि 5वां होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपटल में प्रचुर मात्रा में तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है? विच इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट? पहला आपका ऑप्शन है बेरियम, दूसरा है अल्युमिनियम, तीसरा है टाइटेनियम और चौथा है मैग्नीज। तो ये आपका होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, पृथ्वी की भूपटल में एल्यूमिनियम सबसे प्रचुर धातु है। यह लगभग 8% पाया जाता है और मुख्य रूप से बॉक्साइट अयस्क से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन इज ऑथर्ड बाई। पहला ऑप्शन है आपका कुणाल बासु, दूसरा है कविता राव, तीसरा है जयराम रमेश और चौथा है अनुराधा रॉय। ठीक है, तो ये लिखा गया है कविता रॉय के द्वारा। कविता राव ने इस पुस्तक में भारत की पहली महिला डॉक्टरों की प्रेरणादायक कहानियां लिखी हैं जिन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़कर चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के डैश में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ केवल मूल वंश, धर्म, जाति या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अंडर डैश दैट नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है आर्टिकल 16, दूसरा है 15, तीसरा है 19 और फोर्थ है 17। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 15। अनुच्छेद 15 समानता के अधिकार का हिस्सा है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? पहला ऑप्शन है आपका रेड ब्लड सेल, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है व्हाइट ब्लड सेल और चौथा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है क्योंकि यह एटीपी, ठीक है, नामक ऊर्जा अणु का निर्माण करता है जो जीवन की सभी जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? इसके लिए पहला ऑप्शन है आप एब्सेंस ऑफ फिजिकल कोलेट्रल, दूसरा है पीयर मॉनिटरिंग, तीसरा है फोकस ऑन वीमेन बोरोवर्स और चौथा है लार्ज लोन अमाउंट। तो जो आपका सही जवाब है ये है लार्ज लोन अमाउंट, यानी बड़ी मात्रा में ऋण। ठीक है, सूक्ष्म वित्त संस्थानों छोटे और गरीब वर्ग के लोगों को छोटे ऋण उपलब्ध कराते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, किसी उदासीन विलयन का पीएच पैमाने पर डैश होता है? द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन द पीएच स्केल इज डैश। तो ये होता है 7। ठीक है, 7 से कम क्या होता है? एसिडिक नेचर का हो जाएगा और 7 से ज्यादा क्या हो जाएगा? बेसिक नेचर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग और व्यापार के संबंध में एमआरटीपी का अर्थ डैश है? इन रिलेशन टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड एमआरटीपी स्टैंड फॉर? पहला ऑप्शन है मीडियम एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रोटोकॉल, दूसरा है मोनोपोली एंड रोबस्ट ट्रेड प्रोटोकॉल, तीसरा है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, चौथा ऑप्शन है मॉनेटरी एंड रिजर्व ट्रेड प्रैक्टिसेज। ये आपका है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज। ठीक है, एमआरटीपी का फुल प्रूफ।
एमआरटीपी अधिनियम 1969 में लाया गया था ताकि बाजार में एकाधिकार को रोका जा सके और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके बाद में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 से बदल दिया गया था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कंप्यूटर को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है विंडोज लोगो की प्लस डी, दूसरा है कंट्रोल प्लस के, तीसरा है विंडोज लोगो की प्लस एल और चौथा है कंट्रोल प्लस ए। तो ये है आपका विंडोज लोगो की प्लस एल। ठीक है, इसको दबाने पर आपका कंप्यूटर तुरंत लॉक हो जाता है और उसे ऑनलाइन करने के लिए पासवर्ड या फिर पिन डालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिटनेस तांत्रिक तंत्र का एक गंभीर रोग है जो विष का उत्पादन करने वाले डैश के कारण होता है। टिटनेस इज अ सीरियस डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम कॉज्ड बाय टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग डैश। पहला आपका ऑप्शन है इसके लिए प्रोटिस्ट, दूसरा है कवक, तीसरा है परजीवी और चौथा है जीवाणु। तो ये होता है जीवाणु यानी बैक्टीरियम से। ठीक है, टिटेनस का जो बैक्टीरिया होता है उसे कहा जाता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। इसके नामक जीवाणु से यह टिटनेस होता है। ठीक है, यह घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज नॉट नेटिव टू तमिलनाडु? पहला ऑप्शन है कोटा, दूसरा है मालासर, तीसरा है भूतिया और चौथा है कुरुम्बा। ये है आपका भूतिया ट्राइब। ठीक है, भूतिया जनजाति मुख्यतः सिक्किम और उत्तर पूर्व भारत की है। तमिलनाडु में कोटा, कुरुम्बा और मलासर जैसी जनजातियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनीजी की नसिया मंदिर डैश को समर्पित है? द सोनूजी की नसिया टेम्पल इन अजमेर बिल्ट इन द 19th सेंचुरी इज डेडिकेटेड टू डैश। पहला आपका ऑप्शन है भगवान अजीतनाथ, दूसरा है भगवान ऋषभदेव, तीसरा है भगवान महावीर और चौथा है भगवान चंद्रप्रभा। ये डेडिकेटेड है भगवान ऋषभदेव को। ठीक है, अजमेर का सोनी जी की नसिया जैन मंदिर 1865 में बनवाया गया था। यह पहले जैन तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को समर्पित है और अपने स्वर्णकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में प्रतिष्ठित डैश अत्यधिक प्रख्यात संगीतकारों में से एक हैं। रिवर्ब्ड एज द फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक डैश इज वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड कंपोजर। पहला आपका ऑप्शन है पुरंदर दास, दूसरा है धर्मराजा, तीसरा है त्यागराज और चौथा है एमडी रामनाथन। तो ये है आपके पुरंदर दास। ठीक है, पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। उन्होंने कर्नाटक संगीत की शिक्षा और रचनाओं की नींव रखी और लगभग 4,75,000 भक्ति गीतों की रचना की। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को जरूर शेयर करें। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आए वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सके। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।